हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2022 जो मैगजीन थी उसका एनवायरनमेंट पार्ट से। पहला आर्टिकल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP15 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो CBD का ये COP15 हुआ। एज यू नो, दिस वाज द 15th कॉन्फ्रेंस विच वाज रिसेंटली हेल्ड इन मॉन्ट्रियल, दैट इज कनाडा। सो ये जो COP15 मीटिंग थी, इसके बारे में थोड़ा सा एक पिक्यूलर फैक्ट ये है कि दिस वाज चेयर्ड बाय चाइना एंड होस्टेड बाय कनाडा। सो ये दो फेजेस में हुआ था। पहला फेज जो था इसका 2021 कुनमिंग चाइना के अंदर हुआ था। यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट इन द प्रीवियस करंट अफेयर मैगजीन। और अभी ये जो रिसेंट फेज हुआ है ये मॉन्ट्रियल में हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना है कि ये दो फेजेस में हुआ था, पहला चाइना में और दूसरा मॉन्ट्रियल में। एंड उससे पहले ये COP15 थोड़ा सा और पहले हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड ये चीज एक्सटेंड हुई। आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं CBD के बारे में बेसिक फैक्ट्स। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ये एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। तो लीगली बाइंडिंग पे थोड़ा फोकस रखना, कई बार यूपीएससी यही स्टेटमेंट यूज कर लेता है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये जो हमारा रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 का, उसके अंदर से CBD भी निकला था। बाकी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते ही हो, जैसे UNFCCC भी इसमें से निकला है और UNCCD भी इसमें से निकला है। ठीक है, तो ये तीन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो रियो अर्थ समिट में से निकले थे। एंड दिस केम इनटू फोर्स इन 1993। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। फर्दर, इसका ऑब्जेक्टिव नाम से हमें पता लग रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल यूज है जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का उसे प्रमोट करना है, एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये तीन जनरल से ऑब्जेक्टिव है इसके। अब इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हुए हैं इस CBD या इस कन्वेंशन के अंदर, जो हमें पता होने चाहिए। एंड इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड ऑल द 3 प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारे लिए ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोटोकॉल कार्टेजिना है, दूसरा है नागोया, तीसरा है नागोया कुआलालंपुर, जो कि एक अमेंडमेंट ही है नागोया प्रोटोकॉल में, जहां पे हम लोगों ने जो लाइबिलिटी और रिड्रेस जो पार्ट है एसोसिएटेड विद द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, उसको इसमें अमेंड किया था। ठीक है, तो कार्टेजिना जो है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में है कि अगर कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उससे कोई हार्म तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। तो दीज आर द 3 अग्रीमेंट्स अंडर CBD जो हमें पता होने चाहिए। अब वापस आते हैं COP15 पे। तो COP15 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि रिप्लेस करेगा आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो आपको याद हो, अगर पहले आपने पढ़ा हो, तो आईची टारगेट्स थे, 20 टारगेट्स थे जो 2020 तक अचीव करने थे, विच वी हैव ऑलमोस्ट फेल्ड। ठीक है, किसी में भी हमें ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं मिला। तो अब ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट एक्सपायर हो गए हैं। अब उसकी जगह लेने के लिए हमें एक नया फ्रेमवर्क चाहिए, तो यही ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क होगा। अब आउटकम क्या है COP15 के? तो पहला, अडॉप्शन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये टर्म याद रखना, कुनमिंग और मॉन्ट्रियल ये जो प्लेसेस है जहाँ पे COP15 हुआ। एंड यहाँ पे 4 लॉन्ग टर्म गोल्स रखे गए हैं फॉर 2050। अब ये जो 4 गोल्स हैं ये बेसिकली है क्या? तो पहला है गोल हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन, जो ह्यूमंस की वजह से स्पीशीज का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको हम कम करें। नेक्स्ट गोल है सस्टेनेबल एंड यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर तीसरा है फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और फिर लास्ट है एडिक्वेट इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, स्पेशली टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये 4 गोल्स है जो अचीव करने हैं हम लोगों को इसके अंदर। नेक्स्ट, डेडिकेटेड और एक्सेसिबल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड बनाना है हम लोगों को। इसके लिए जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया जाए 2023, जो कि 2030 तक सपोर्ट करेगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको। राइट, सो यहाँ पे ये जो फंड है विल हैव इट्स ओन इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी डेडिकेटेड टू अचीविंग द गोल्स ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो कहाँ से फाइनेंसेस आने हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये सब जो है एक फंड के अंदर करने की रिक्वेस्ट की गई है
बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक फंड बनाने की बात की गई है, अभी फंड बना नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू। तो ये एक मेजर इशू क्या रहता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी को लेके जो टारगेट्स हैं उनको क्वांटिफाई करना, उनको रिव्यू करना, ये हमेशा मुश्किल रहता है। इनफैक्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इस टाइप का मैकेनिज्म आता है, चाहे UNFCCC में हो गया या UNCCD में हो गया, इशू यही रहता है कि पहले तो प्लान कैसे करें, प्लान करने के बाद मॉनिटर कैसे करें और फिर रिव्यू कैसे करें, ताकि कोई कंट्री जो है वो गलत कोई प्रोजेक्ट चला के और उसमें पैसा साइफन ऑफ ना कर ले। ठीक है, कई बार ऐसी प्रैक्टिस भी देखे गए हैं जिन्हें हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन वॉशिंग, कि आपने सिर्फ पेपर पे दिखा दिया कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जबकि ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं था। नेक्स्ट, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी इकट्ठा की गई है, उसको हम लोग किस तरीके से इंश्योर करेंगे उसमें भी बेनिफिट शेयरिंग हो। ठीक है, अगर आपने कोई DNA सीक्वेंस किसी स्पीशीज का लिया है, उससे कोई वैक्सीन बनाई है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि उससे जो बेनिफिट होगा वो इक्विटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अडॉप्शन ऑफ जेंडर प्लान ऑफ एक्शन। तो जेंडर इंक्लूसिव बनाना है, जितने भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो भी इनिशिएटिव होंगे उनको। अब इसके अंदर 30 टारगेट्स हैं, जिनमें मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट्स के अंदर। सो एग्जैक्टली हर एक टारगेट नहीं याद करना, बस कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन देख लेना, स्पेशली जहां पर नंबर पार्ट की डिस्कशन हो रहा है। लाइक थर्ड पॉइंट है इसमें, इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ द लैंड एंड 30% ऑफ द ओशन बाय 2030। तो ऐसे 2-3 टारगेट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग टारगेट्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, ये 23 जो टारगेट्स हैं इसके अंदर। अभी आगे चलते हैं, इश्यूज क्या है कुनमिंग मॉन्ट्रियल GBF के अंदर। सो पहला लैक ऑफ एम्बिशन है, ये जो 2030 टारगेट है इसको डाइल्यूट किया गया है और इसको रिप्लेस किया गया बाय एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर एंड ऑफ कोस्टल एंड मरीन एरियाज बाय 2030। जबकि एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि एटलीस्ट 50% ऑफ लैंड एंड ओशन जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना है। सो दैट इज वन इश्यू कि जो टारगेट्स होने चाहिए थे उससे कम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंस है, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप जो है हम लोग एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया कि $700 बिलियन का है पर ईयर। करंटली हमारा जो टारगेट है $200 बिलियन मोबिलाइज करने का, दैट इज ऑलमोस्ट 500 बिलियन शॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो एक बहुत गल्फ है बिटवीन द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट दैट इज बीइंग मोबिलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन का इशू है। हमने ये तो कह दिया कि टेरेस्ट्रियल और मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है या बचाना है, लेकिन उसमें भी कुछ एरियाज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक वर्ड का बात किया था, टिपिंग पॉइंट है। जैसे टिपिंग पॉइंट वाले एरियाज को हम शायद प्रोटेक्ट पहले करना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये इसके ऊपर कुछ बात नहीं करता कि किसको प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से हम लोगों ने डिजिटल डेटा डेवलप किया है उसका बेनिफिट शेयरिंग कैसे होगा, इस पे अभी तक कोई फाइनलाइज्ड आउटकम नहीं आया है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दूं जो कई बार हमने देखा है कि वायरस से अगर हमने कोई लेट्स से उसका DNA सीक्वेंसिंग किया तो उससे हम वैक्सीन बना सकते हैं। अब जो कंट्री ने या जहां से भी वो सीक्वेंस किया गया है, क्या उसके साथ उसका कोई बेनिफिट शेयर किया गया है? तो ये सब चीजें, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ USA happens to be the major economy which is not signatory to the global biodiversity framework. Although उसने साइन किया है इस ट्रीटी को बट रैटिफाई नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा इश्यू है कि US जब तक नहीं होगा तब तक इसको इफेक्टिवली ड्राई करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट, ग्रीन वॉशिंग, जो भी हमने टर्म देखा था। आगे चलते, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो पहला, एडिक्वेट फाइनेंस को रेज करना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंश्योर करना है, अंडरटेक करना है affirming measures to formulate mechanism for benefit sharing out of the digital sequence information on genetic resources, और फिर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड ग्रीन वॉशिंग। तो इसके लिए हमारे जो रिव्यू मैकेनिज्म है इसको स्ट्रेंथन करना है ताकि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो है वो इसको बाईपास ना कर पाए।
So this was about the global diversity framework, global biodiversity framework. अब आगे चलते हैं, इंडिया एंड सीबीडी का थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेशन क्या रहा है. सो एज यू नो, इंडिया हैज बीन ए सिग्नेटरी टू इट. 1994 में ही साइन कर दिया था, बिकेम अ पार्टी टू द कन्वेंशन एंड एनेक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो हमारा बीडीए एक्ट है 2002 में, इसी को इफेक्ट देने के लिए आया था. तो दैट इज वी हैव रेटिफाइड इट ऑल्सो. नेक्स्ट, इंडिया सपोर्ट कर रही है 30x30 गोल. तो एज पार्ट ऑफ द हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ये जो हाई एम्बिशन कोएलिशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है ऑफ मोर देन 100 कंट्रीज, को चेयर्ड बाय कोस्टा रिका एंड फ्रांस एंड बाय यूनाइटेड किंगडम एज ओशन को चेयर. तो ये जो बेसिकली 30% लैंड और ओशन को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को, वो यही जो ग्रुपिंग है उसको ड्राइव कर रहा है. तो इंडिया उसका सपोर्ट कर रहा है और उस इंडिया ने ऐसा बोला है कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और भी जो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स हैं उनको इनटू वाइडर लैंडस्केप एंड सीस्केप्स. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है. तो इंडिया बार बार ये चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है या एम्फेसिस दिया है कि हर कंट्री जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने ज्यादा पोल्यूट किया है या कुछ लोगों का ज्यादा हाथ है बायोडाइवर्सिटी लॉस में, एंड देन कंट्रीज की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज है. ठीक है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो वो सब चीजों को एड्रेस करना है ताकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंश्योर. इक्वालिटी और इक्विटी में आई होप डिफरेंस पता ही होगा आप लोगों को. नेक्स्ट, अनफिजिबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल टारगेट्स. तो इंडिया ने ये चीज एग्री किया है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो कहीं पे अनफिजिबल हो जा रहे हैं. जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया या और हेजार्डियस केमिकल्स हैं, उनको लेके जो टारगेट्स हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है. साइंटिफिक एविडेंस भी कुछ कुछ चीजों पे अवेलेबल नहीं है कि अगर लेट्स से अगर हम ये टारगेट अचीव करते हैं तो इससे एक सब्सटैंटिव चेंज देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी लॉस में. ठीक है, तो ये इंडिया का एक स्टैंड है जो कि इफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, सस्टेनेबल कंजम्पशन है. तो जैसा कि हमने आई थिंक लास्ट मंथली मैगजीन में ही डिस्कस किया था मिशन लाइफ के बारे में. तो मिशन लाइफ इनिशिएटिव के अंदर हम लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करें जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबली यूज किया जा सके. ठीक है, या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें. सो ये मिशन लाइफ initiative of India encourages mindful and deliberate utilization and protect and preserve the environment, which is in line with framework's target 16 on sustainable consumption. ठीक है, फिर India wants the digital sequencing information to be linked and accessed in benefit sharing in just and fair manner. ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, इंडिया ने भी इसी चीज पे स्ट्रेस दिया. नेक्स्ट, अगेन सब्सिडी एलिमिनेशन. तो अभी एज पर इंडिया द सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर शुड नॉट बी टारगेटेड फॉर सब्सिडी एलिमिनेशन. ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का आपको स्टेट पता ही है, तो वहां पे जो सब्सिडी एलिमिनेशन की बात कर रहे थे बाकी डेवलप कंट्रीज या इन जनरल जो बाकी कंट्रीज बात कर रहे थे, इंडिया ने उस चीज को नेगेट किया है या ऐसा बोला है कि इसके ऊपर सब्सिडी बेस्ड एलिमिनेशन जो है वो नहीं रखना चाहिए. ठीक है, बिकॉज उससे फूड सिक्योरिटी हार्म हो सकती है. रादर वी कैन अडॉप्ट सम अदर एग्रोइकोलॉजी प्रैक्टिसेस लाइक नेचुरल फार्मिंग एक्सेट्रा. तो इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं रादर देन एलिमिनेटिंग सब्सिडीज एज सच. सो दिस वाज अबाउट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स. सो अभी ये जो यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है उसके अंडर अनाउंस किए गए हैं वर्ल्ड के पहले 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स ऑन द साइडलाइन ऑफ COP15 ऑफ CBD. जो COP15 अभी हमने जस्ट पढ़ी थी उसी के साइडलाइंस पे अनाउंस किए गए. अभी यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो आप जानते हो यूएन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था दैट द ईयर फ्रॉम 2021 टू 2030, यानी ये जो 10 साल का जो पीरियड है इसको यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए डेडिकेट किया गया है. अब इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है या जो इनिशिएटिव है वो लीड कर रहा है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसके अंदर जितने भी इनिशिएटिव है उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं
उसको चला रहे हैं। एंड इसके अंडर एम ये है कि हम जो टेरेस्टेरियल और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो कुछ कारणवश खराब हो गए या डिट्योरेट हो गई उनकी कंडीशन, तो उनको रिवाइव करना है। सो अब ये जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है, ये बेसिकली ऐसे एग्जाम्पल्स को उन लोगों ने हाईलाइट किया है जहां पे लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं किसी कंट्री में या किसी रीजन में। ठीक है, तो याद रखना दिस इज नॉट ओनली कंट्री स्पेसिफिक, इसमें रीजन्स भी आ जाएंगे जहां पे मल्टीपल कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यूएन जो डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसके जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करके कुछ अच्छे रिस्टोरेशन के काम किए जा रहे हैं, उस चीज को ये हाईलाइट करता है। प्लस इसमें इस इनिशिएटिव के अंदर जितनी भी ये जो 10 साइट इन्होंने अनाउंस करी है, डिक्लेयर करी है अभी, ये सब रिसीव कर पाएंगे अब यूनाइटेड नेशंस बैक प्रमोशन, एडवाइस एंड फंडिंग। ठीक है, तो ये बहुत सारे गैमेट्स ऑफ हेल्प कह सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन से अब इनको मिल पाएगी। ठीक है, जो कि इनके शायद रिस्टोरेशन में और हेल्प कर देगी। प्लस ये जो प्रोग्रेस होगी इन 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की, दिस विल बी ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा किसी और चीज के लिए लिया और फिर लगा किसी और चीज में दिया। ठीक है, कि रिस्टोरेशन के नाम पे पैसा आ गया लेकिन उसे आर्मी के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंटली एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मॉनिटर बनाया जाएगा जिसके थ्रू पूरा जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर किया जाएगा। सो ये 10 प्रिंसिपल आप इन्फोग्राफिक में देख सकते हो, जैसे ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है, ब्रॉड एंगेजमेंट है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी है, बेनिफिट टू नेचर एंड पीपल है। तो ये सब प्रिंसिपल जो थे वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के, वो इन फ्लैगशिप्स के अंदर कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। और आगे भी जो फंडिंग दी जाएगी वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान में रखती हुई दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है आगे चलते हैं। सो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? तो पहला है क्लियरली आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकली, जो भी एरिया या रीजन को डिक्लेयर किया गया दे शुड बी ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाइबल, part of the nominated area already under successful, measurable and well documented restoration। यानी ऑलरेडी कुछ रिस्टोरेशन हो चुका होना चाहिए तब जाके उन्हें इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, वेल डिफाइंड इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो आप जब रिस्टोरेशन कर रहे हो तो उसके बेनिफिट जो हैं वो भी क्लियरली डिमार्केटेड होने चाहिए। आगे हम देखेंगे बहुत सारे इनिशिएटिव आएंगे जहां पे आपको क्लियरली दिखेगा इससे इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो रहा है। तो ये 3 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये 10 फ्लैगशिप साइट्स इनको डिक्लेयर किया गया है। सो टुगेदर अगर हम ये 10 जो फ्लैगशिप रिस्टोरेशन साइट्स अगर हम इन सबको कलेक्टिवली देखें तो दे कलेक्टिवली रिस्टोर मोर देन 60 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, विच इफ रफली ट्रांसलेट्स टू द एरिया ऑफ होल ऑफ मैडागास्कर और यूक्रेन। ठीक है, और इससे लगभग 13 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है इन रिस्टोरेशन साइट्स के अंदर। ऑलराइट, अब देखते हैं ये 10 जो इनॉग्रल या जो फर्स्ट वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स हैं, क्या क्या नाम है इनके, कहाँ कहाँ हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ इनिशिएटिव कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप उसको डेफिनेटली रीड कर लेना। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, तो ये कंट्रीज इसमें एसोसिएटेड है, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड पैराग्वे। और इसके अंदर आइडिया ये है कि जो साउथ अमेरिका के जो आइकॉनिक एटलांटिक फॉरेस्ट हैं उसको रिस्टोर किया जाए बाय 2050। ठीक है, तो याद रखना कंट्रीज कौन सी है इसमें, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे। तो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट नेबर्स ये सारे। तो इनके बीच में ये ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट है। नेक्स्ट, अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन। तो नाम से तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि कहाँ से रिलेटेड है, ये यूएई से रिलेटेड है। यहाँ पे रिस्टोर करे कोरल्स, मैंग्रोव, सी ग्रास इन अबू धाबी। ठीक है, थोड़ा सा जनरली हम लोग अबू धाबी और जो गल्फ कंट्रीज है उनको जब इमेजिन करते हैं तो हम सोचते हैं कि डेजर्ट के बारे में होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे कोरल्स, मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस, ठीक है, जो इकोटोन जोन होता है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो मिलते हैं, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। प्लस ड्यूगोंग के लिए एक स्पेसिफिक रेफरेंस है। ड्यूगोंग अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, आगे भी आएगा वो।
नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार न्यूज में आ चुका है ये ग्रेट ग्रीन वॉल। तो ये जो अफ्रीका का जो साहिल रीजन है उसमें मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं, जैसे बुर्किना फासो, जिबोती, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिशियाना, निगर, सेनेगल, सूडान एंड चैड। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये मैप है कुछ इस तरीके से अफ्रीका का, ठीक है, तो ये अगर अफ्रीका का मैप है तो साहिल रीजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये साहिल रीजन पड़ेगा रफली। ठीक है, उतना अच्छा मैप नहीं बनाया बट ये रेफरेंस के लिए आप इतना याद रख सकते हो। अब ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है इसके अंदर हम रिस्टोर करें सवाना ग्रासलैंड्स, फार्म लैंड्स अक्रॉस 8,000 किलोमीटर बेल्ट ऑफ अफ्रीका नोन एज साहिल रीजन। तो बेसिक आइडिया यही है कि जो डेजर्ट जो एक्सपैंड कर रहा है उसके एक्सपेंशन को रोकना है बाय क्रिएटिंग दिस ग्रेट ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, नमामि गंगे। अब ये इंडिया का इनिशिएटिव जो है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो। तो आइडिया इसमें यही था कि हमारा जो सेक्रेड रिवर है गंगा उसको हम लोग रिजुविनेट करेंगे, उसका जो सराउंडिंग बेसिन जो सिस्टम है और जो पीपल का कनेक्शन है विद दिस रिवर विद रिगार्ड्स टू कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज जो भी है, ठीक है, उनके जो भी लाइवलीहुड सोर्सेज हैं सबको केटर करता है ये, वाइल रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो कि इसको कोऑर्डिनेट जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का भी काफी सपोर्ट है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जीका दैट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी, तो इनका सपोर्ट है इसके अंदर। तो ये इनिशिएटिव तो आपने कई बार पढ़ा ही होगा, इसको जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया एंड युगांडा। ये मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हो रहा है, ऑल्दो दीज कंट्रीज आर नॉट जोग्राफिकली कॉन्टिग्यूस, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं है, ना कोई नेबर है। जैसे डीआरसी जो है वो अफ्रीका में, किर्गिस्तान एशिया के अंदर है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर, रवांडा अगेन अफ्रीकन है, सर्बिया अगेन एशियन है, और युगांडा जो है वो आपका साउथ अमेरिका में आ जाता है। सो डिफरेंट एरियाज में है, बट काम ये है कि इन कंट्रीज के अंदर जो माउंटेन जो रेंजेस हैं, जो लैंडस्केप है, उसको सेफ गार्ड किया जा रहा है, जहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। अगेन इसमें भी मल्टीपल आइलैंड जो हैं जो कि डिफरेंट जोग्राफीज में लोकेटेड है उनके बारे में बात हो रही है, जैसे वेनवाटू, कोमोरोस एंड सेंट लूसिया। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे पड़ता है वेनवाटू, तो वेनवाटू जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वर्ड पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, जिसको हम कभी ओशनिया बोलते हैं रीजन को, तो ओशनिया में पड़ता है वेनवाटू। कोमोरोस जो इंडियन ओशन है जहाँ पे मैडागास्कर है उसी के पास कोमोरोस आइलैंड पड़ते हैं, और सेंट लूसिया जो है ये आपका करेबियन आइलैंड्स में पड़ता है। ठीक है, तो ये तीन जगह और क्या लोकेशन है थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेफ गार्ड करेंगे और ब्रेस करने में हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेटस फ्लैगशिप रिस्टोरेशन रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, एटलेंट डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो जहाँ पे ऐसे थोड़े से यूनिक से नाम आ जाते हैं वो थोड़े से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो शायद इतना फ्रीक्वेंटली याद नहीं आएगा अपने को, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। एटलेंट डाला जो है कजाकिस्तान से रिलेटेड है। एटलेंट डाला इसमें जो कंजर्व हम कर रहे हैं कजाकिस्तान के स्टेपी, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। तो जो ग्रासलैंड है, फिर सेमी डेजर्ट है और जो डेजर्ट है, उन सबको रिस्टोर कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ एक स्पीशीज से एसोसिएटेड है ये रेंज, उस स्पीशीज का नाम है सैगा एंटीलोप। अब ये जो सैगा एंटीलोप है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि बेसिकली किस टाइप का जानवर है। तो एंटीलोप से आपको पता ही लग रहा है कि ये एक हर्बीवोर है और कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, लुक्स लाइक अ मिक्स बिटवीन अ डियर एंड अ पिग। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए मैंने ये फोटोज में डाला है। ठीक है, तो याद रखना सैगा एंटीलोप एटलेंट डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड है और ये कजाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट, सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर। तो इसमें कोस्टा रिका, एल सैल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये सब कंट्रीज आती है। सेंट्रल अमेरिका से तो नाम क्लियर ही हो गया होगा आपको। तो यहाँ के जो फार्म लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उनको रिस्टोर करें। फिर बिल्डिंग विद
नेचर इन इंडोनेशिया, इसमें इंडोनेशिया जो कंट्री है उसके अंदर जो मैंग्रोव्स है उनको रीजनरेट करने की बात करिए, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सके इंडोनेशिया की कोस्ट को अगेंस्ट फ्लडिंग। सो एज यू नो कि इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल चेंज किया, जकार्ता से कालिमतान शायद कर दिया। तो रीजन यही है कि काफी हाई लेवल पे फ्लडिंग हो रहा है, मल्टीपल रीजंस है उसके, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सी लेवल एंड ऑल। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने रियलाइज किया है कि हमारे जो मैंग्रोव्स है उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वहां पे वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज देयर। नेक्स्ट, सेंशुई इनिशिएटिव इन चाइना। तो नाम से ही पता लग जाएगा कि ये चाइना से रिलेटेड है, थोड़ा चाइनीज सा नेम ही लग रहा है। सो यहाँ पे हम रिस्टोर करें 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस चाइना, जिसमें हम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटरवेज जो है इनको रिस्टोर करें। सो ये थे 10 जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन उससे रिलेटेड। तो ये 10 के 10 जो है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर दिए, तो डेफिनेटली उनको देख लेना। अभी चलते हैं आगे, रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये अगेन सीबीडी से ही रिलेटेड है। सो सीबीडी के दौरान IUCN जो है उसने लॉन्च किया फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट किए गए हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई है अक्रॉस 18 कंट्रीज एंड 14 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप। तो जो डिग्रेड हो चुका लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करने के लिए जो पैसा डाला गया है उसका एक बेसिकली रिपोर्ट कार्ड है ये। तो यहाँ पे आप इन्फोग्राफिक में देख सकते हो कि कितना किस इकोसिस्टम में पैसा खर्च किया गया। तो सबसे ज्यादा जो मनी स्पेंट है वो फॉरेस्ट एंड वुडलैंड इकोसिस्टम जो है उसके अंदर किया गया है, एंड वहीं पे हमें प्रोग्रेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये जो बैरोमीटर है दिस वाज लॉन्च्ड इन 2016 एज द बॉर्न चैलेंज बैरोमीटर। तो बॉर्न चैलेंज आप जानते ही हो, जिसके अंदर हम लोगों ने रिस्टोर करना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप। तो अभी 2030 के लिए टारगेट इसका आई गेस 350 मिलियन हेक्टेयर्स है, तो उतना हमें अचीव करना है। सो उसी के अंदर ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर हम टेरेस्ट्रियल प्लस जो कोस्टल और इनलैंड वाटर्स हैं उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग यूज और मैनेजमेंट राइट्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रीजन्स के अंदर। सो बैरोमीटर हैज 8 इंडिकेटर्स दैट बिल्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज रिस्टोरेशन प्रोग्रेस। तो ये रिकॉर्ड क्या क्या करता है, तो साइज ऑफ द एरिया जिसको हम रिस्टोरेशन के अंडर ला रहे हैं, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, तो लार्ज उससे जो रिलेटेड सारे बेनिफिट्स हैं उस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से, उस सभी चीजों को हम इसमें मॉनिटर करते हैं। अब ये जो बैरोमीटर है दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर नेशनल एंड सब नेशनल, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ताकि वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने जो रिस्टोरेशन कमिटमेंट्स है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड के जिसके बेसिस पे आपको पता लगेगा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे हमारे लिए टेस्ट सीरीज के अंदर जो मार्क्स आते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि ये नए नए एरियाज में वीकनेस है, उसके बाद हम उन पे इम्प्रूव करते हैं। तो वैसे ही ये जो बैरोमीटर रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगी टू वो इम्प्रूव ऑन देयर कमिटमेंट्स। ठीक है, सो दीज इंक्लूड, मतलब बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस हैं या इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये हेल्प करेगा। जैसे बॉर्न चैलेंज हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो अभी हमने पहला आर्टिकल पढ़ा था एनवायरमेंट की मैगजीन के अंदर, 30-30 टारगेट, फिर पेरिस एग्रीमेंट है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट है, 1 ट्रिलियन ट्रीज है। तो ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी चीजें आती हैं उनको भी जरूर देख लेना चाहिए। ये ऑल्दो पुराना है लेकिन काफी सिग्निफिकेंट है। इसमें बस इतना याद रख लेना, डाटा फ्रॉम इक्वाडोर और इंडिया, पाकिस्तान अभी फाइनलाइज नहीं किया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें यहाँ ये याद रख लेना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। सो यहाँ पे इन्फोग्राफिक में आप देख ही सकते हो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो आई होप ये पता भी होगा सभी को, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनको इस सारी टर्म्स के बारे में पता ही होगा। तो आगे चलते हैं। अब ये जो IUCN ने अपना जो अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज निकाला है ड्यूरिंग दिस COP15 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कनाडा, इसमें जो स्पीशीज हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूपीएससी डायरेक्टली अप्रैल के अंदर ये सब स्पीशीज के नाम डाल देता है।
तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट हैव बीन इन न्यूज। सो पहला स्पीशीज देखिए ड्यूगोंग, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्यूगोंग के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। ड्यूगोंग IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंदर शेड्यूल 1 में है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 के अंदर है, ठीक है। तो सब जगह 1-1 है, IUCN स्टेटस में वल्नरेबल है। अब ये जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज है, इसका लोकेशन की मैं बात करूं, ऑल्दो इंडिया में भी मिलता है, लेकिन ये जो IUCN ने डाला है ये एक सर्टेन रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाली है। तो द ड्यूगोंग पॉपुलेशन इन ईस्ट अफ्रीका एंड न्यू कैलेडोनिया। ये न्यू कैलेडोनिया कहाँ पड़ता है? ये जो ओशिनिया रीजन है विच इज ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ये आइलैंड पड़ता है, छोटा सा आइलैंड है। वहां पे ये जो ड्यूगोंग का जो पॉपुलेशन है दैट हैज एंटर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड रीजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ईस्ट अफ्रीका में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कैलेडोनिया में एंडेंजर्ड है। कंफ्यूज मत होना, इंडिया के अंदर जो हम कहते हैं या जो जनरली IUCN स्टेटस लेते हैं वो वल्नरेबल लेते हैं, एंड वो कह सकते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे इतना है। लेकिन अगर हम रीजन स्पेसिफिक बात करें जैसे ईस्ट अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया, तो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि ड्यूगोंग का IUCN स्टेटस क्या है तो वो वल्नरेबल है। रीजन स्पेसिफिक पूछे तो अब बात अलग हो जाती है। अब थ्रेट क्या है ड्यूगोंग को? सो अनइंटेंशनली कैप्चर हो जाते हैं फिशिंग गियर्स के अंदर, जो फिश नेट लगा रखे होते हैं उसके अंदर ये गलती से कैप्चर हो जाते हैं। इनको इंटेंशन नहीं होता फार्मर्स का कैप्चर करने का, उसकी वजह से सबसे बड़ा थ्रेट इनको यही है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो पहला मैमल है, ठीक है। इसके अलावा सी के अंदर रहने वाले कुछ और मैमल्स का अगर मैं नाम बताऊं तो वेल है, डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और मैमल्स के जो एक्वेटिक हैं। कॉमनली नोन एज सी काउस। देखो साइज देख सकते हो, काफी बड़ा है, एकदम गाय के जैसे लगता है कि पानी के अंदर कोई गाय ही हो, क्योंकि काफी बड़ा साइज है इसका। एंड दे आर ओनली हार्बीवोर्स। तो ये एक मेजर रीजन है व्हाई दे आर कॉल्ड सी काउस, क्योंकि सिर्फ जो प्लांट बेस्ड डाइट होते हैं उससे कंज्यूम करते हैं। दे फीड ऑन सी ग्रास और दे लिव इन ग्रुप्स। कई बार यूपीएससी इतना डिटेल में चला जाता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की भी पूछ लेता है। तो ग्रुप्स के अंदर रहते हैं एंड कम टू सरफेस टू ब्रीथ, क्योंकि मैमल है तो मैमल जितने भी होते हैं ना, उनको जितने भी एक्वेटिक मैमल्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। तो ये भी सिमिलर ही है। एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होते हैं। अब हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शैलो कोस्टल वाटर्स के अंदर रहता है। अब आप समझ ही सकते हो कि इससे जमीन मतलब सरफेस पे आने की जरूरत है सांस लेने के लिए, तो ऑटोमेटिक सी बात है डीप सी में नहीं रहेगा, ये शैलो वाटर में रहेगा जहां से ये फटाफट सरफेस पे आ सकता है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार रीजन। सो अभी रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर पहली ड्यूगोंग के लिए एक रिजर्व बनाया गया, पहला ड्यूगोंग के लिए रिजर्व बनाया गया इंडिया के अंदर, विच वाज एस्टैब्लिश बाय तमिलनाडु। और कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? तो ये नाम भी यहीं पे ही लिखा हुआ है, पाक बे के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा आ रखा है ड्यूगोंग के ऊपर, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्पीशीज। फिर कंट्री जो हमारे कंट्री के अंदर कुछ कंजर्वेशन मेजर्स चल रहे हैं, जैसे कि लिस्टेड अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, फिर है स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके चलते ड्यूगोंग जो है काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं, पिलर कोरल्स। तो ये जो पिलर कोरल्स आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है कि कुछ छोटे छोटे पिलर्स जो हैं वो निकले हुए हैं सी सरफेस पे। तो ये जो पिलर कोरल्स है दे आर फाउंड थ्रू आउट द करेबियन फ्रॉम द युकाटन पेनिनसुला एंड फ्लोरिडा टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड की तरफ मूव किया गया है, और ये जो कोरल्स है इनका पॉपुलेशन श्रिंक हुआ है। तो इतना ही है याद रखने लायक, बस याद रखना इंडिया में नहीं मिलता है, दिस इज फाउंड इन द करेबियन रीजन। नेक्स्ट एबलोन एक शेलफिश स्पीशीज है, ठीक है, शेलफिश है ये, और ये इसको एंटर किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो पोचिंग की वजह से ये जो एंडेंजर्ड पैलेरोमोन एल्बमोन है ऑफ साउथ अफ्रीका, ये एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कुछ रीजन के अंदर एंड कुछ जगह के अंदर वल्नरेबल भी है, ठीक है। तो याद रखना एबलोन जो है ये एक शेलफिश की स्पीशीज है। अब इंडिया स्पेसिफिक कुछ फाइंडिंग है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक।
क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक ही चीजें जो है ज्यादा पूछने के चांसेस है। तो पहला है व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग। इसका स्पीशीज नेम भी देख लेना, क्योंकि कई बार यूपीएससी स्पीशीज नेम डाल के पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जनरल नेम में तो सीधा फ्रॉग लिखा हुआ ही है, तो आपको पता लग जाएगा। मर्सिकेलिस कैंडिसिस, ये एंडेंजर्ड है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें एक बहुत छोटा रेंज है, ऑलमोस्ट 167 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्मॉल रेंज है जहाँ पे ये फ्रॉग पाया जाता है। एंड थ्रेटेंड जो है वो हैबिटेट, पॉल्यूशन, चेंजेस इन टेम्परेचर, डिजीज, पेस्ट, इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये जितनी भी हम आगे भी देखेंगे स्पीशीज, सभी से सबको ही सिमिलर थ्रेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान स्मूथ हेड शार्क। तो इसका स्पीशीज नेम है मस्टेलस अंडमेनेसिस। तो वल्नरेबल है, और ये जो शार्क है, क्योंकि नाम में ही अंडमेनेसिस आ रहा है, तो आपको पता ही लग जाएगा अंडमान सी के आसपास ही मिलेगा ये आपको। और जो फिशिंग प्रेशर है, जनरली जो ट्रॉलर्स होते हैं उनके अंदर ये कैच हो जाती है। इंटेंशनली इसको कैच नहीं करना चाहते, लेकिन जो फिशिंग नेट्स लगाते हैं वो लोग, उसके अंदर अनइंटेंशनली कैप्चर हो जाती है। तो ये इसको एक मेजर थ्रेट है। फिर है येलो हिमालयन फ्रिटिलरी। तो स्पीशीज नेम है फ्रिट्रेलिया सिरहोसा। ये वल्नरेबल है और मोस्टली फाउंड इन हिमालयन रीजन, जिसमें इंडिया से बाहर भी है, जैसे भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। और मेडिसिनल यूज है, जैसे एंटी अस्थमेटिक है, एंटी रूमेटिक, फिब्रिज, और बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं। उतने एडवांटेजेस कोई पूछेगा नहीं, बस ये याद रखना कि मेडिसिनल यूजेस हैं और हिमालयन रीजन में मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपडेशन इन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक स्पीशीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो ड्यूगोंग हमने पढ़ी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेचर बेस्ड सोल्यूशन। तो ये जो रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस इस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें दी गई है या जो सोल्यूशन दिए गए वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम कई सारे आंसर जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नेचर बेस्ड सोल्यूशन मतलब बहुत ही फ्रूगल से सोल्यूशन है, मतलब बहुत ही सस्ते हैं इनको, इस सारे सोल्यूशंस को डिप्लॉय करना, और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कई फोल्ड है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में हम वो चीज आगे देखते हैं। तो दिस रिपोर्ट State of Finance for Nature 2022 was revealed that nature-based solutions are still significantly under-financed. अब ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है वो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सो ये जो रिपोर्ट है, दिस वाज रिलीज बाय UNEP एंड द BMZ फाइनेंस इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, ठीक है। अब इसको कौन कौन सपोर्ट करा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि ये एक इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो ट्रू वैल्यू है एक लैंड का, जैसे जनरली क्या होता है जब भी डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब आज से पहले जब पहले हम नेचर को इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे डिसीजन मेकिंग में, तो हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं थी कि अगर लेट्स से कोई फॉरेस्ट को हम रिस्टोर करना चाहते हैं तो उससे हमें एडवांटेज क्या होगा, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये स्पेसिफिकली ये जो ELD जो है, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, इसके अंदर ये लैंड को क्वांटिफाई करते हैं कि जिससे अगर हम उसका सस्टेनेबल लैंड यूज करें तो उससे बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उससे ईजियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, TEEB के बारे में सुना होगा। तो ये सारे इंटर रिलेटेड इनिशिएटिव है। ये बेसिकली जो डिसीजन मेकर है उनको क्वांटिफाई करके बताते हैं कि अगर कोई इकोसिस्टम रिस्टोर किया जाएगा तो उससे बेनिफिट क्या होंगे। तो दिस इट वाज लॉन्च इन 2011 बाय द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव है उनमें आपको जर्मन गवर्नमेंट का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो कभी ऐसा हो कि आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो जहां पे आप 50-50 की चॉइस में आ जाओ, तो आपको जर्मन अगर कोई दिया हुआ है गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो काफी हाई चांस होगा कि वो जर्मन गवर्नमेंट का ही फंडेड कोई इनिशिएटिव होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई 50-50% चांस लेना, तो अगर आप जर्मन गवर्नमेंट पे जाओगे तो डेफिनेटली आई थिंक काफी अच्छा चांस है कि आप उसको करेक्ट करके आओगे, ठीक है। तो ये एक बस प्रीलिम्स के लिए एक एनालिटिकल एक नॉलेज इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वांटिफाई करता है
both public and private finances flow to nature-based solution to tackle global challenges related to biodiversity, land degradation and climate change. ठीक है, तो लैंड से ही रिलेटेड है तीनों चीजें और उनको एड्रेस करता है ये। अब नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है? नेचर बेस्ड सोल्यूशन बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट करें, सस्टेनेबली मैनेज करें और रिस्टोर करें so that it can meet critical societal need। अब critical societal needs के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया उसको रोक सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे अगर इस नेचर बेस्ड सोल्यूशन को हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाइवलीहुड बनेगा, लोगों के जो कल्चरल लिंक्स हैं इन डेस्टिनेशन से या इन प्लेसेस से वो एनहेंस होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आप इन्फोग्राफिक में देख सकते हो कि अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा। पहला है गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी, डिप्लॉयमेंट ऑफ अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस हैबिटेट फॉर नेचर। तो जैसे इसमें आप एग्जांपल लेना चाहो तो अर्बन फॉरेस्ट का एक एग्जांपल आ रहा है, तो जो स्पीशीज हैं वो वापस अर्बन एरियाज के अंदर आ सकती हैं। जैसे गौरैया की हम बात करते हैं कि गौरैया जो है वो सिटी से नियरली एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो अगर हम शायद अर्बन फॉरेस्ट बनाए तो क्या पता गौरैया जो है वापस आ जाए। फिर गुड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आप कोट कर सकते हो, कोरल रीफ डिसिपेट मोर देन 97% ऑफ वेव एनर्जी। ठीक है, तो कभी भी बहुत तेजी से वेव से हम देखते हैं कि इरोजन होता है कोस्ट का, उस चीज को स्टॉप करते हैं कोरल्स। या मैंग्रोव जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आता है तो उससे होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। फिर गुड फॉर हेल्थ है, इंपॉर्टेंट फॉर जॉब्स एंड बिजनेसेस है, वाइटल फॉर क्लाइमेट। तो हमें जो टारगेट है हमारा कि हम बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम लोग जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको 2% से कम करें, तो उसमें भी काफी हद तक हमें हेल्प करेगा ये। सो एनबीएस यूज एंड वर्क विद नेचर इन डिफरेंट वेज। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग वेज लाइक कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज। तो इन कैटेगरीज के अंदर हम लोग जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फिर एनबीएस आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर हम कोई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे किस टाइप के बेनिफिट्स होंगे। जैसे अगर आपको पता हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो सुंदरबन के अंदर जो मैंग्रोव ट्री है उन प्लांटेशन कर रही है। ठीक है, ताकि जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट जो है जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है अननेसेसरली ड्यू टू सर्टेन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, उनको वापस रिस्टोर करे और वो जो पूरा इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे सॉल्यूशन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब की फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोग्राफिक के अंदर। पहला, डबलिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन बाय 2025। अभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। सो वी हैव इन्वेस्टेड 154 बिलियन इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन इन 2022। अभी अगर हमारे जो टारगेट्स हैं जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए जो टारगेट्स हैं उसके लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अभी लेस देन हाफ है, यानी 50% से कम है। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट नीडेड बाय 2030 तो उसका लेस देन 130% है। ठीक है, कि 30% से कम पैसा अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे इंक्रीज करने की जरूरत है। फिर प्राइवेट और जो पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा लगा रहे हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन में और जो पब्लिक बेस्ड फाइनेंस कितना लगा रहे हैं उसमें एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है। आप देखोगे केवल 17% यानी लेस देन 1/5 जो पैसा है वो प्राइवेट जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें जो ज्यादातर लाइन शेयर है ऑलमोस्ट 4/5 का वो गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्रपोर्शनेट फाइनेंस आ रहा है इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। प्राइवेट को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। प्लस अभी नेगेटिव नेचर फ्लोज एक टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया था रिपोर्ट के अंदर। नेगेटिव मतलब कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज के अंदर पैसा लगा रही है जिसकी वजह से हम नेचर को और डिग्रेड कर रहे हैं। यानी हमारा एम जो है नेचर को इंप्रूव करना है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन से हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं इकोसिस्टम को, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगह पैसा लगा रही है जिससे इकोसिस्टम जो है और ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी कौन सा जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसमें पैसा लगा रहे हैं,
एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो भी कौन सा, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें। फिर सपोर्ट टू फिशरीज। तो ये कुछ रीजन है जो हमारा जो नेचर बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए उतना तो हम कर ही नहीं रहे, साथ ही पीछे लेके जा रहे हैं बाय दीज नेगेटिव पब्लिक फाइनेंशियल फ्लोज। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पे हमने फिगर भी डिस्कस कर लिया है कि लेस देन 50% है बाय 2025 एंड लेस देन 30% है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड बाय 2030। ठीक है, फिर नेगेटिव नेचर बेस्ड फाइनेंशियल फ्लोज, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ एनबीएस। तो एनबीएस ऑल्दो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किया है इकोनॉमिकली कि अगर हम कोई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लगाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, लेकिन अभी भी ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है काफी एडहॉक है और हाईली कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, यानी इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं जो सिग्निफिकेंटली हमें ये प्रोवाइड या ये नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकती कि इस सर्टेन इंटरवेंशन से क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी इम्पैक्ट्स हैं ये थोड़े एडहॉक बेसिस पे हैं। नेक्स्ट, इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज। जनरली हम जो इकोसिस्टम रिस्टोर कर रहे हैं वो या तो फॉरेस्ट है या फिर जो मरीन जो इकोसिस्टम है वहां पे हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। सो इससे जो इंडिजिनियस पीपल है इनके राइट कहीं ना कहीं हार्म हो सकते हैं, बिकॉज इनका एक इंट्रिकेट रिलेशन है विद द नेचर, एंड जब हम वहां पे जाके इंटरफेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो सकते हैं। फिर है मिस यूज। तो ये जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है ये दीज कैन बी इजीली मिस इंटरप्रेटेड और मिस यूज बाय डिसीजन मेकर। ठीक है, कि पैसा जुटाने का एक तरीका हो सकता है और फिर उसको किसी और चीज में लगा दिया, या फिर जो इंटरवेंशन वो लोग कर रहे हैं उसको सही से इवेलुएट नहीं कर रहे। ठीक है, तो बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं। लास्टली, डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस। नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है ये बहुत ही एक ब्रॉड एरिया है। कई बार आपने देखा होगा सिटीज के अंदर हम लोग देखते हैं प्लांटेशन होती है रोड साइड्स के ऊपर, लेकिन फिर प्लांटेशन करने के बाद उनमें पानी नहीं डाला जाता और प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। सो इस टाइप से जो मॉनिटरिंग है और जो इसके अराउंड जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो काफी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ इश्यूज हैं। अब यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है, काफी अच्छा इन्फोग्राफिक है, लाइक इसमें बहुत सारे नेचर बेस्ड सोल्यूशन आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं एक दो ही पढ़ूंगा, बाकी आई थिंक आप अपने एंड से पढ़ सकते हो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। सो आप इसमें देख सकते हो जैसे हैजार्ड है लैंडस्लाइड, सॉइल लॉस, सिल्टेशन ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल। तो अभी उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा कैसे जोशीमठ जो रीजन है उसके अंदर लैंड सब्सिडेंस हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर हम लेट्स से हमें कोई सोल्यूशन डिप्लॉय करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द फॉरेस्ट टू स्टेबलाइज सॉइल एंड स्लो वाटर रन ऑफ। ठीक है, तो ये माउंटेन फॉरेस्ट एंड वाटरशेड जो रीजन है वहां पे हम लोग ये चीज कर सकते हैं। फिर एक हैजार्ड है लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट ड्यू टू इंटेंस वाइल्ड फायर्स। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस रिस्क ऑफ सुपर फायर्स। नेक्स्ट हैजार्ड जैसे रिड्यूस और इंटरमिटेंट रिवर फ्लो ड्यू टू ड्रॉट। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट एंड वाटरशेड टू रेगुलेट फ्लो। ठीक है, तो जनरली सोल्यूशन आपको पता होंगे, लेकिन सोल्यूशन थोड़े से एडहॉक ना हो और स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो उसके अंदर, तो उसके लिए आप ये इन्फोग्राफिक जो है रेफर कर सकते हो। काफी अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसमें काफी सारे सोल्यूशन दिए गए हैं सिटीज को लेके, कोस्ट को लेके, फार्मलैंड्स को लेके, रिवर वेटलैंड्स को लेके, तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। अच्छा है, आगे चलते हैं वे फॉरवर्ड। सो ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है एनबीएस का, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एम्पावरिंग गवर्नेंस प्रोसेस। नेक्स्ट है रिजल्ट इन नेट गेन टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। फिर है इफेक्टिवली एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस। अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं तो अगर हम किसी इकोसिस्टम को रिस्टोर करते हैं तो उससे सोसाइटल जो बेनिफिट्स हैं वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि सुंदरबन जो रीजन है वहां से लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स कैलकाटा रीजन, लेकिन अगर हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन सुंदरबन में डिप्लॉय करें, पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे जो माइग्रेशन हो रहा था उस रीजन से वो कम हो जाएगा, लोगों को वहीं लोकल जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ सोसाइटल बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर सस्टेनेबल एंड मेन स्ट्रीम विद इन एन एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शनल कॉन्टेक्स्ट, एंड लास्टली इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, सो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंडर
नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड में पहला स्केल अप एंड इम्प्रूव द टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट अभी कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, स्पेसिफिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे आने की जरूरत है। नेक्स्ट, कंपनीज एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे शुड ट्रांजिशन टू नेट जीरो एंड नेट पॉजिटिव, ठीक है, एंड इक्विटेबल मॉडल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर विद शॉर्ट टर्म टारगेट्स, जिससे जो क्लाइमेट और जो उनके नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क है वो कम हो सके। फिर मेन स्ट्रीम कर सकते हैं एनबीएस विद इन द नेशनल गवर्नेंस। तो इंडिया का तो आप जानते हो पहले से ही इस टाइप के बहुत सारे प्लान्स है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, NAPCC। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव, इसके अंदर और 8 सब प्रोग्राम्स है, अगर नहीं पता तो प्लीज इसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सो बाकी गवर्नमेंट्स के लिए भी एक तरीके से रोल मॉडल की तरह काम करेगा ये, अगर वो नेशनल गवर्नेंस में उसको इंक्लूड कर लेंगी तो ये जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है ये फास्टर डिप्लॉय हो पाएंगे। फिर रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो सबसे ज्यादा कमी ही इस पार्ट पे आती है कि हम जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है या जो नेचर बेस्ड इंटरवेंशन है उसको प्रॉपरली मॉनिटर और इवैल्यूएट नहीं कर पाते, तो उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। जो भी डाटा है वो क्वांटिफाइड होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्पावर द लोकली लेड एक्शंस ऑन एनबीएस। जनरली क्या होता है, जब भी नेशनल गवर्नेंस के अंदर हम अगर इंक्लूड करते हुए नेचर बेस्ड सोल्यूशन को, तो वो टॉप डाउन अप्रोच रहता है, यानी ऊपर से थोप दिया जाता है, जबकि इसके रिगार्डिंग इंडिजीनियस और जो लोकल कम्युनिटीज है उनको ज्यादा नॉलेज है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो जब इंडिया के अंदर ग्रीनरी हमें बढ़ाना था, ठीक है, बैक इन 1970s 70s या 80s के अंदर, तो अफ्रीका से कई सारी स्पीशीज, ऑस्ट्रेलिया से कई सारी ट्रीज की स्पीशीज लाकर इंडिया में लगाई गई थी। जैसे अगर मैं बात करूं यूकलिप्टस ट्रीज, जो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए थे, बहुत तेजी से ग्रो होता है, तो हरियाली तो वो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने बहुत तेजी से हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया। जैसे कि यूकलिप्टस के अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है, तो ऑयल की वजह से वो फॉरेस्ट फायर को बढ़ावा देता है। दूसरा, वो बहुत तेजी से ग्रो होता है, तो वो बहुत तेजी से वाटर सक कर लेता है ग्राउंड से, तो बाकी प्लांट जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, तो इस तरीके से वो एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बन गया। तो अगर हम लोगों ने लोकल जो पीपल है उनसे अगर उनको एम्पावर किया होता तो शायद हम इस प्रॉब्लम में फंसते ही ना कि हम बाहर से वो स्पीशीज लेके और इंडिया में लगाई, हम शायद लोकल ही स्पीशीज का इस्तेमाल करते। तो दैट्स वाई लोकल कम्युनिटीज को इसमें एम्पावर करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दैट एनबीएस कैन डिलीवर टू वल्नरेबल ग्रुप। तो जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको इस चीज का अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि उससे उनको क्या एडवांटेज होगा, ताकि जो उनके हम राइट्स की बात कर रहे थे जो इन्फ्रिंज हो रहे थे पहले, वो ना हो। जब उनको पता होगा कि उसके बेनिफिट क्या है, देन दे विल आल्सो कोऑपरेट। नेक्स्ट, एनहांसिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लास्टली, अंडरटेक एनबीएस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन IUCN ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो IUCN का इसमें एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि हम जो इवैल्यूएशन और जो मॉनिटरिंग पार्ट है उसमें अच्छा कर सके। So this was with regards to nature-based solution. देखिए आज 5.7, this is about polluted river stretches for restoration of water quality 2022 report. So this report was recently presented by CPCB. CPCB जो कि आप जानते हो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड है, एंड ये जो CPCB है एज यू नो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज फॉर्म्ड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अलावा इसको पावर और भी एक्ट्स के अंदर मिला हुआ है, जिससे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981 का, तो इसके अंडर भी इसके पास पावर है, एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने अभी ये रिपोर्ट निकाला है जिसमें इन्होंने जो रिपोर्ट के अंदर ये एक जो आउटकम था रिपोर्ट का, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिपोर्ट में से निकल के आया वो ये था कि जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं इंडिया के अंदर अक्रॉस डिफरेंट रिवर्स हैव फॉलन, बट द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस इज प्रैक्टिकली अनचेंज। तो ये पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस क्या होते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये पॉल्यूटेड रिवर से आपको कॉन्सेप्ट इतना तो समझ में आ गया कि पॉल्यूटेड रिवर की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी वाटर को बात करते हैं कि वो कितना पॉल्यूटेड है, तो एक टर्म हमेशा हम सुनते हैं उस चीज के बारे में, दैट इज BOD। BOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो
किसी भी वाटर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, लेकिन अगर कोई पानी इम्प्योर है यानी उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि एज अ वेस्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, और बैक्टीरिया ये जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उस दौरान उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन, या इसे हम नॉर्मली बोल देते हैं एरोबिक कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ऑक्सीजन को यूज करने लगते हैं, जो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, एंड जब ये ऑक्सीजन जो डिजोल्व है उसको कंज्यूम करने लगता है, तो ऐसे में वाटर के अंदर डेफिसिट हो जाता है ऑक्सीजन का। सो दिस बीओडी इज बेसिकली द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय दीज बैक्टीरिया टू डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना कम डिजोल्व ऑक्सीजन होगा और उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है बीओडी के अंदर एंड द इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन, कि वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, और वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिजोल्व ऑक्सीजन के, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना कम डिजोल्व ऑक्सीजन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बीओडी क्या होता है, एंड इसी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि ये जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है ये कहाँ तक है इंडिया में, या कितने हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। सो जनरली अगर बीओडी एक्सीड कर रहा है 3 मिलीग्राम्स पर लीटर, देन दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेड लोकेशन। अगर ये सिंगल लोकेशन पे हो रहा है तो विल से कि दिस इज अ पॉल्यूटेड लोकेशन। लेकिन अगर किसी रिवर बॉडी, कोई रिवर है, उसके 3 कंजिक्यूटिव हमने लेट्स से स्पॉट के ऊपर ये एनालिसिस किया, तो 3 कंजिक्यूटिव मतलब 2 से ज्यादा भी अगर कोई लोकेशन मिल रहे हैं हमें लगातार, देन वी से कि ये जो स्ट्रेच है रिवर बॉडी का ये पॉल्यूटेड है। सो दैट्स हाउ दिस रिपोर्ट टेल्स अस अबाउट कि जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं दे हैव फॉलन, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस है दे हैव रिमेन प्रैक्टिकली अनचेंज। सो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ये आप इन्फोग्राफिक में देख पा रहे होगे, तो इसमें प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो जनरली 3 से ज्यादा होता है तब हम उसे पॉल्यूटेड बोलना शुरू करते हैं। 3 से लेकर 6 मिलीग्राम पर लीटर अगर बीओडी लेवल है तो दिस इज प्रायोरिटी 5। ऐसे करके डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, एंड प्रायोरिटी 1 जो है वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर होता है, जहाँ पे हम बीओडी लेवल देखते हैं कि 30 मिलीग्राम पर लीटर पहुंच गया। सो ये कैटेगराइजेशन होता है डिफरेंट लेवल्स के क्रॉस। ये लेवल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ये याद रख सकते हो कि पॉल्यूटेड वाटर हम कब बोलेंगे, तब आई थिंक वो नंबर आई थिंक याद करने लायक भी है, और वो याद भी हो सकता है कि 3 मिलीग्राम से पर लीटर अगर ऊपर है बीओडी तो दैट इज पॉल्यूटेड। तो ये बाकी क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है कि प्रायोरिटी 1 पे कितना होता है, प्रायोरिटी 2 पे कितना होता है, बस इतना याद रख लेना। सो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये थी कि तो पहला चीज डिक्लाइन हुआ पॉल्यूटेड स्ट्रेच में, लेकिन जो नंबर है, द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड स्ट्रेच कैटेगराइज्ड इन प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 इज ऑलमोस्ट अनचेंज। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, बाकी जो कैटेगरीज है उसमें हम लोगों ने चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया था पॉल्यूटेड लोकेशंस पे, एंड ड्यूरिंग द ईयर 2019 से 2021 1003 लोकेशंस, यानी जो 50% ऑफ दीज वर ऑब्जर्व कंप्लाइंग विद बीओडी क्राइटेरिया ऑफ लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर लेस है बीओडी तो वी से दैट दिस वाटर इज सुटेबल फॉर आउटडोर बाथिंग। सो ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमने रिडक्शन देखने को मिला है, ये जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं उसके अंदर जो प्रायोरिटी 5 है उसके अंदर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है, एंड दिस इज एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीवेज मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट रेगुलेशन। तो बहुत सारी अलग अलग स्कीम है, जैसे हमारी नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसके अंदर हम गंगा रिवर को क्लीन कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट प्रोग्राम्स अलग अलग रिवर्स के लिए चल रहे हैं। फिर स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी अपनी तरफ से इन्फोर्समेंट करा रहे हैं। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये जो वाटर एक्ट जो है, उन सबको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में सीधा आप यूज कर सकते हो इसको।
तो पहला है stringent actions are required to control organic pollution from various point sources. So point sources क्या होते हैं? ऐसे sources जहां से pollution एक पॉइंट से डंप हो रहा है, जैसे नाले हो गए, जो अर्बन सीवरेज होते हैं, वहां से देखा जाता है कि वो एक पॉइंट सोर्स होता है कि जो सारा कचरा है वो एक पॉइंट से वाटर के अंदर डंप हो रहा है या किसी भी वाटर बॉडी में डंप हो रहा है. तो इस टाइप के पॉइंट सोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत है. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. जब भी हम कोई वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करें किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो पहले उसे ट्रीट करें. नेक्स्ट, इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए so that the people can ensure accountability of the officials who are involved in this entire ecosystem of cleaning of this river water. Next, entire urban need to be covered with sewerage system and needs treatment of entire wastewater generated. Next, ecological flow, कि हम इतना पानी हर रिवर बॉडी के अंदर मेंटेन रखें जिससे उसका जो इकोलॉजिकल फ्लो है, जिसके अंदर जो लाइफ है उसके अंदर सस्टेन रह सकती है. लाइफ से मेरा मतलब फिशेस से भी है और फाइटोप्लैंक्टन्स या और भी कोई फ्लोरा है, तो वो भी सस्टेन रह सके. तो इतना फ्लो हमेशा होना चाहिए रिवर का. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड फाइनलाइज लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज. प्लस जो सर्वेलेंस है उसको बढ़ाने की जरूरत है. फिर बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है. अभी आप जैसे कि जानते हो मिशन लाइफ करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है. तो मिशन लाइफ इसी चीज के बारे में है कि हम हमारे जो नॉर्मल रूटीन है उसमें कुछ चीजों को इस तरीके से चेंज करें जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो. सो दैट इज अबाउट द बिहेवियरल चेंज. अब बात कर लेते हैं कि पॉल्यूशन के सोर्सेज या रीजन क्या है. सो पहला अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है. फिर है इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसकी वजह से इरोजन जब होता है या एक्सेस वाटर रन ऑफ होता है तो ये फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड अपने साथ लेकर जो रिवर बॉडीज है उसमें चला जाता है. फिर केमिकल वेस्ट डंपिंग. जनरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे फिर वो छोटी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हो, तो वो अपना कई बार वेस्ट जो है अनट्रीटेड वेस्ट डंप कर देती है. तो इसका आप एग्जाम्पल काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे बैंगलोर में एक बेलंडूर लेक है, शायद बंदूर लेक है, तो उसमें आग लग गई थी बिकॉज वो इतना ज्यादा केमिकल उसमें डंप हो रहा था. नेक्स्ट, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस है. तो बहुत सारी डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हो या रिलीजियस प्रैक्टिसेस लिख सकते हो. जैसे बिहार के अंदर छठ पूजा मनाई जाती है, तो जनरली वो रिवर के अंदर या वाटर बॉडीज के आसपास बनाई जाती है. तो ऐसे में उससे कुछ हो सकता है कि जब इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे बहुत सारा वेस्ट डंप हो जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट, रिड्यूस अमाउंट ऑफ फ्लोज इन रिवर्स. सो इकोलॉजिकल फ्लो कभी कभी नहीं मेंटेन हो पाता. ऐसे में जो पोल्यूशन है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक रीजन में, वो ज्यादा तेजी से फ्लो नहीं हो पाता या डाइल्यूट नहीं हो पाता. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर रिवर्स गेटिंग पॉल्यूटेड. नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स. तो ये इनिशिएटिव आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए. जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, फिर है नेशनल वाटर मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन एंड अमृत. ठीक है, ये दो डिफरेंट स्कीम्स है या प्रोग्राम्स है, बट जनरली दे आर टेकन इन यूनिसन. ठीक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, जो हमने डिस्कस किया ही था. तो ये कुछ स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले रही है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हो. ठीक है, सो मूविंग ऑन, न्यूज इन शॉर्ट पार्ट्स. तो पहला है ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल, रिपोर्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो FAO जो एक प्रीमियर UN की एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट निकाला है ब्लैक सॉइल के ऊपर. सो ब्लैक सॉइल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. आप इसको SDGs से रिलेट कर सकते हो. सो फॉर ह्यूमैनिटीज हम कह सकते हैं कि नो पॉवर्टी बिकॉज एग्रीकल्चर या उससे बेस्ड एक्टिविटी से पैसा कमाया जा सकता है. जीरो हंगर बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, मतलब प्लांट्स के लिए, एंड उससे हम बहुत सारा फूड क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो अगर अच्छा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी. फिर एनवायरनमेंट के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, क्लाइमेट चेंज है, और लाइफ ऑन लैंड SDG 15 जो है वो सब इससे रिलेट कर सकते हैं.
बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड सर्विसेज हो गई, इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई, ह्यूमन वेलबींग हो गया और क्लाइमेट चेंज लार्जली। तो इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया कि ब्लैक सॉइल जो है, these are mineral soils which have a black surface horizon. So जब भी हम सॉइल्स की बात करते हैं तो हम होराइजन्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एक कोई वेल असॉर्टेड सॉइल जो है, जिसमें जो हम जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं तो हम देखते हैं प्रॉपर जोनेशन होता है कि ऊपर लाइटर पार्टिकल्स होंगे, नीचे थोड़ा डेंसर और कोरस पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसे करके एक हायरार्की होती है पूरे, एक ऊपर से लेके नीचे जो सॉइल का डेप्थ है उसमें। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो होराइजन होता है वहां पे हमें ब्लैक देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, सो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, दिस इज एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर डीप, और ये ब्लैक इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और उनकी वजह से जो पूरा सॉइल है वो ब्लैक अपेयर होने लगता है। तो इसे वो मेलेनाइजेशन बोलते हैं। सो ये एक थोड़ा सा कीवर्ड है। ह्यूमन बॉडी में भी आप जानते हो एक हार्मोन होता है मेलेनिन नाम से, जो हमारी बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी का थोड़ा बॉडी, जैसे कॉकेशियन जो होते हैं एथनिक, वो उनमें मेलेनिन कम होता है तो वो ज्यादा गोरे लगते हैं। जिनमें थोड़ा मेलेनिन ज्यादा होता है वो थोड़े से डार्क कर लगते हैं। सो उसी तरीके से ब्लैक सॉइल में ये ऑर्गेनिक कंटेंट होना, उसकी वजह से ये जो ब्लैक हो रहा है उसको मेलेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोब के ऊपर या ग्लोबल लेवल पे, तो 5.6% जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। लेकिन अगर उसका ऑर्गेनिक कंटेंट की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, सो दिस होल्ड 8.2% ऑफ वर्ल्ड सॉइल ऑर्गेनिक स्टॉक। यानी अपना जो सॉइल का लेवल है उससे ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी हमारे पास ब्लैक सॉइल है, लेकिन हमारे पास जो ब्लैक सॉइल है उसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है। कोई बता सकता है हाउ इज इंडियाज ब्लैक सॉइल डिफरेंट? जो अभी हमने कंटेक्स्ट पढ़ा उससे कैसे डिफरेंट है? डेक्कन ट्रैप्स में ब्लैक सॉइल। या तो काइंड ऑफ सही है, बिकॉज जो हमारा जो ब्लैक सॉइल बना है वो ऑर्गेनिक कंटेंट से नहीं बना है। वो जो फ्लड बेसाल्ट बना था, जो डेक्कन ट्रैप जिसको हम जानते हैं, उसके इरोजन से बना है। यानी वो इग्नियस रॉक जो थे जिसमें फेरस कंटेंट था, उसकी वजह से वो ब्लैक दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर है ना कि हम बोलते हैं कि ब्लैक सॉइल इज गुड, लेकिन हमारा जो ये जो रीजन है गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल मिल रही है उसका रीजन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर रखना। अब थ्रेड्स क्या है ब्लैक सॉइल को? तो ये जनरल पॉइंट्स आप बाकी सॉइल्स के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल को बताओ स्पेसिफिकली क्या थ्रेट है। तो पहला लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन और मिसमैनेजमेंट या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोल सकते हो, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें इरोजन देखने को मिल रहा है, और इरोजन से जो कंटेंट है इस ब्लैक सॉइल का वो डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें सोल्यूशन भी कुछ बताए गए हैं। तो पहला, प्रिजर्व करो नेचुरल वेजिटेशन। जो एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी के हिसाब से जो वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करके रखो, चाहे फिर वो ग्रासलैंड में हो, फॉरेस्ट में हो या वेटलैंड वेजिटेशन में हो। नेक्स्ट, अडॉप्ट करो सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट अप्रोचेस ऑन क्रॉप ब्लैक सॉइल। तो एक्सेसिव इरिगेशन ना हो और एक सस्टेनेबल तरीके से इरिगेशन आप कर लीजिए। ये एक तरीका होगा ये जो ब्लैक सॉइल है उसमें जो लॉसेस हैं उसको प्रिवेंट करने के। सो विद दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2022। सो अभी ये यूएस का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, NOAA, उसने ये रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है। और ये बेसिकली आर्टिक के अंदर कैसा चेंज हुआ है 2022 के अंदर उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमें देता है। सो दिस हैज बीन पब्लिश सिंस 2006 और पीयर रिव्यूड सोर्स है, यानी साइंटिस्ट आपस में इसको चेक करते हैं, ये जो डेटा जो भी आया है इसको। एंड दिस प्रोवाइड एन अप टू डेट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑन आर्टिक। सो अब इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है, आर्टिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द ग्लोब। बाकी ग्लोब से बहुत तेजी से आर्टिक के अंदर हमें वार्मिंग देखने को मिल रही है, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस। नेक्स्ट, जो 2022 के अंदर सी आइस एक्सटेंट वो दिस वाज
वेल बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज। जो नॉर्मली जो आइस शेल्फ या आइस सी आइस का जो एक्सटेंट रहता था, वो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, कई सालों का एवरेज है, उससे कम ही हुआ है इस बार। एंड ये एल्बिडो को इफेक्ट कर रहा है। तो कोई बताएगा व्हाट इज एल्बिडो? क्या होता है एल्बिडो? amount of sunlight reflecting off a surface. या राइट। सो बेसिकली बिना कुछ एब्जॉर्ब किए, बिना थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब किए, हम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसको हम एल्बिडो बोलते हैं। सो एल्बिडो अगर ठीक ठाक लेवल पे हो रहा है तो इट इज गुड, बट अगर ये एल्बिडो कम हो जा रहा है तो दैट मीन्स कि हम ज्यादा इंसुलेशन को स्टोर कर रहे हैं और अर्थ को ज्यादा हीट अप कर रहे हैं। सो वो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, मीन सी सरफेस टेम्परेचर दैट कंटिन्यूज टू शो वार्मिंग ट्रेंड्स, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टॉन्स की जो पॉपुलेशन है उसमें काफी बूस्ट हुआ है। सो कई बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी डाल देगा कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ हो रही है। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट कि जो पहले जो एनवायरनमेंट था आर्टिक रीजन में वो थोड़ा सा हॉस्टाइल था, लेकिन जैसे जैसे वार्म हो रहा है तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनके लिए रहने वाली कंडीशन बन रही है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन, कि ये भी इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट समर सी आइस ड्यू टू कूलर सरफेस टेम्परेचर एंड नॉर्थवर्ड विंड्स एट चुक्ची सी। तो ये जो चुक्ची सी वाला जो रीजन है, ये वहां पे आइस ज्यादा देखने को मिल रही है। ये चुक्ची सी जो है ये यहाँ पे पड़ेगा यूएस और रशिया के बीच में, इस स्पेसिफिक जगह पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम प्रेसिपिटेशन लेवल जो है वो भी बढ़ता हुआ देखेंगे, यानी रेनफॉल स्नोफॉल की जो एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाएंगी। फिर ये जो मैरीटाइम शिपिंग है इसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो कुछ कंट्रीज के लिए फायदा है, जैसे कि रशिया, तो वो बहुत लार्ज स्केल पे एक ऑल्टरनेट रूट चाह रहा था काफी समय से, और उसको ये मेल्टिंग जो आर्टिक आइस है उसकी वजह से नए नए सी रूट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी इन टुंड्रा ग्रीननेस, दिस कैन रिजल्ट इनटू वाइल्ड फायर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। टुंड्रा जो रीजन है उसके अंदर भी वाइल्ड फायर के हमें साइंस देखने को मिल सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिक का? तो सिग्निफिकेंस इसके मल्टी डिमेंशनल है। दिस कुड बी जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो इकोलॉजिकल। सो ये सब इसके इंटरेस्ट हो सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से वार्मिंग हो रही है, आइस मेल्ट हो रहा है, एंड इससे यहाँ पे काफी लार्ज स्केल पे मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो ओपन अप हो गया है। तो इसलिए रशिया जैसी कंट्रीज या जो आर्टिक रीजन के अंदर कंट्रीज आती हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क का हो गया, ग्रीनलैंड, कनाडा, ये सब के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये एक्टिविटीज करने से हम कहीं ना कहीं ये जो वार्मिंग है इसको और बढ़ावा देंगे। सो आपस में एक दूसरे का रीइंफोर्स कर रहे हैं ये दोनों चीजें। नेक्स्ट, अगर हम एनवायरनमेंट या पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो दीज हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ वर्ल्ड्स ओशन करंट, यानी अगर इस एरिया को नुकसान होता है तो वो जो पूरा जो वर्ल्ड के अंदर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकता है। एंड दिस इज कैरेक्टराइज एज वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर। तो यहाँ पे अगर कुछ होएगा तो उससे पूरा जो वर्ल्ड लेवल पे हमें क्लाइमेट के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो विद दैट वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट उससे पहले इंडिया का आर्टिक में कुछ इंटरेस्ट है। एज यू नो कि इंडिया कुछ रिसर्च प्रोग्राम चला रहा है और इंडिया इज ऑब्जर्वर इन द आर्टिक काउंसिल। सो कोई बता सकता है इंडिया के अंदर, इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, उसका क्या नाम है आर्टिक सर्कल में? ठीक है, तो याद रखना आर्टिक में हमारा एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिमालय नॉर्थ में उनको हम हिमाद्रीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। सो यूएन का ये समिट था, बट इसमें जो रिकमेंडेशन और जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में भी ये चीज बोला गया है, तो इसमें जो पॉइंट्स है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर was concluded in Paris. This was organized by
UN वाटर, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट सेंटर। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है तीनों, इन लोगों ने मिलके ये जो समिट था उसको ऑर्गेनाइज किया। और इस समिट का थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। सो एज यू नो हमारे पास इससे रिलेटेड एसडीजी भी है, एसडीजी 6। तो एसडीजी जो 6 है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है। तो इस समिट के अंदर बेसिकली बोला गया था कि एक तो यूएन का जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो बेसलाइन की तरह यूज किया गया था, और एसडीजी 6 जो हमने बात किया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, तो उससे रिलेटेड ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि क्या क्या एक्शन लेने हैं ताकि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज कर सके। तो इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रिकमेंडेशन थोड़े सा हम मेंस के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन था कि इम्प्रूव करो एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड एंश्योर देयर जुडिशियस यूज। प्रोटेक्ट करो एक्यूफर रिचार्ज एरियाज फ्रॉम पोल्यूशन। सो आपने सुना होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग यही चीज करते हैं कि जो पानी हम इकट्ठा करते हैं उसको ग्राउंड में डाल देते हैं। अब वो पानी जो ग्राउंड वाटर में जाता है हमने कलेक्ट किया है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एंड वो पॉल्यूटेंट्स हम एक्यूफर में डाल देते हैं, तो डायरेक्टली जो ग्राउंड वाटर है वो भी डर्टी हो जा रहा है। तो इसलिए जहां पे भी हम रिचार्ज कर रहे हैं, जिन भी सोर्सेज से रिचार्ज कर रहे हैं एक्यूफर्स को, उनको भी उनसे इंश्योर करने की जरूरत है कि वहां से कोई पॉल्यूशन ना जाए, नहीं तो ओवरऑल एक्यूफर जो है वो डर्टी वाटर से इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट, इंश्योर ग्राउंड वाटर एक्सेस टू ऑल, हेल्पिंग अचीव एसडीजी। अब ये जो ग्राउंड वाटर है, एज यू नो इट इज स्टोर्ड इन रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। जनरली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनसे वो पर्कुलेट करके कुछ हॉलो रॉक्स के अंदर ये पानी जो है स्टोर हो जाता है। Currently, India is the largest groundwater user with a fourth of total global withdrawal. So, pollution, इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग पानी को यूज कर रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हम केवल 16% है, लेकिन ग्राउंड वाटर यूसेज के हिसाब से हम 25% है वर्ल्ड में। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है हमारे लिए। और इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या है? एक तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल है, यानी एवरेज अगर हम कोई वेल बनाते हैं या कोई वेल खोदते हैं पानी के लिए, तो इंडिया के अंदर एवरेज जो डेप्थ है वो 100 फुट से ऊपर चला गया है, यानी आपको 100 फीट से गहरा कुआं खोदना पड़ेगा टू एक्सेस वाटर। ये इंडिया में एवरेज है। नेक्स्ट, यूएन वाटर है। ये जो एजेंसी है, जैसा कि आप जानते हो, ये एक यूएन की इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को इंश्योर करता है फॉर फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर। फिर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी IGRAC, ये एक यूनेस्को का सेंटर है दैट वर्क्स अंडर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय नीदरलैंड्स। तो ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट या प्रोडक्ट है इसका, ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो ग्राउंड वाटर जो स्टेटस है वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में ये जानकारी देता है। सो ये कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर यूसेज, जो ये यूएन वाटर समिट पर ऑन ग्राउंड वाटर दिए गए थे। ठीक है, तो इसके रिकमेंडेशन हमारे लिए थोड़ी सी काम किए। और इंडिया में आप जानते हो इसके काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है वो हमारे पास है, जो ग्राउंड वाटर को इंश्योर करती है कि उसका जुडिशियस यूज हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, राइट टू रिपेयर पोर्टल। So अभी Ministry of Consumer Affairs and Food and Distribution, they have unveiled right to repair portal on the occasion of National Consumer Day, which happens on December 24. So right to repair जो है, हमने देखा यूरोप से चालू हुआ, यूरोप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ राइट, और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। अब इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। राइट टू रिपेयर के अंदर बेसिकली हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नज कर रहे हैं कि आप जो है अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हो उसको रिपेयर करने के लिए उसको रिपेयर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन या जो पार्ट्स या टूल्स या इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए
वो सब आप अवेलेबल कराओ, ताकि एक कंज्यूमर या तो सेल्फ वो खुद उसे रिपेयर कर सके, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाके रिपेयर करा सके। तो आजकल कंपटीशन के चक्कर में कंपनीज ने क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि हर साल आईफोन क्या करेगा, नया टाइप का चार्जर निकाल देगा, कभी सी टाइप निकालेगा, कभी कुछ ए नाम रख देगा, कभी बी नाम रख देगा। तो ऐसे ऊट पटांग तरीके से नए नए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, जिसके चलते वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है और उनको रिपेयर करना भी मुश्किल हो जा रहा है, बिकॉज आप इतनी तेजी से चीजों को बदल रहे हो। तो स्पेयर पार्ट किसी थर्ड पार्टी के लिए, जैसे हमारे मोबाइल शॉप, जो मोबाइल रिपेयर शॉप्स है, उनके पास भी कई बार वो टूल्स नहीं होते जिसके थ्रू उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रिपेयर किया जा सके। सो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है या जो पीपल एट लार्ज है, वो बेसिकली फोर्स कर रहे हैं इन कॉर्पोरेट्स को कि आप जो है इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको रिपेयर कर सकें। और इस रिपेयर से हम लोग जो कचरा होता, अगर लेट्स से वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर नहीं होता, तो फिर वो लैंडफिल में जाता और वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट करता। तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं और एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका एफिशिएंट यूज हो। सो इंडिया इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे फायदा क्या क्या होगा, एक तो एम्पावर करेगा कंज्यूमर को कि वो जो भी प्रोडक्ट उसने लिया है उसको खुद ही रिपेयर कर सकता है, एंड उससे जो लॉन्ग टर्म पे जो प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट, डेवलपिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये जो फ्रीक्वेंटली फोन्स को यूज करके जो फेंकना होता है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन जनरल जो हम यूज करके फेंक देते हैं, अब उसको सस्टेनेबली यूज किया जा सकता है। फिर हार्मोनाइज करेगा ट्रेड बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी। सो ऑटोमेटिकली दिस विल क्रिएट मोर नंबर ऑफ जॉब्स। जो थर्ड पार्टीज हैं वो रिपेयर करने में, ये जो रिपेयर एक इकोनॉमी डेवलप होगा, उसमें बहुत सारा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और जॉब्स क्रिएट होंगी। लास्टली, एड्रेस द इश्यू ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस। तो बहुत सारी कंपनीज ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस करती हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिकली एप्पल वाज टारगेटेड ऑन दिस इश्यू, बिकॉज वो क्या कर रहे थे, कुछ समय बाद आईफोन के अंदर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डाल दे रहे थे जिसके थ्रू फोन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। जब वो स्लो हो जाएगा तो जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली उससे थक जाएगा और नए आईफोन की तरफ जाएगा। तो इस टाइप के जो प्लान्ड ऑब्सोलेंस वाले जो इशू थे, इसको भी हम कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं राइट टू रिपेयर देके। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस राइट टू रिपेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल है रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फर्म टू सेल्फ रिपोर्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट। सो ये ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश किया है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्ड। सो इन्होंने बेसिकली हेल्प करते हैं, ये GRI जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये हेल्प करता है ग्लोबल एंटिटीज को, सो दैट वो डिक्लेयर कर सके या बता सके कि जो कोई भी बिजनेस है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। मतलब मोस्टली तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड बताता है जिसके थ्रू ये चीज क्लियरली लेड आउट हो सके और इसमें कोई करप्शन ना हो या कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, जैसे ग्रीन वॉशिंग का हम एक टर्म पढ़ते हैं, वैसी कुछ चीज ना हो, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करे हुए इसने। तो इन्होंने ये कुछ ड्राफ्ट रूल्स निकाले। अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर ओनली ड्राफ्ट। जब कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी तब हमारे काम का होगा कि इसके की प्रपोजल क्या है। बस ये याद रखना, ये जो रिपोर्ट का ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है, दिस विल प्ले अ मेजर रोल एज द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सो एज यू नो, जो आईची टारगेट्स थे वो तो हम लोगों ने मिस कर दिए। सो अब आईची टारगेट्स के बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए हम एक पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो ऐसे में ये वाला जो रिपोर्ट है, ये ग्लोबल या ये जो स्टैंडर्ड है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड्स का, ये हमारे काम आएगा। सो विद दैट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने, IEA, और इनका ऐसा बोलना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है
दिस विल कंप्राइज 90% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन इन नेक्स्ट 5 ईयर। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी में अब एक्सपेंशन होगा उसमें से 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आएगी, और उसमें मेजर शेयर जो है वो इंडिया का भी रहेगा। इंडिया में अभी हम लोग 145 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम लोग लेके आएंगे, लेकिन दिस विल डबल बाय द ईयर 2027। ठीक है, बाकी इंडिया स्पेसिफिक तो न्यूज आपको पता ही है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी है और एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी है। सो इंडिया में ये एक नया चीज डेवलप किया गया था, सिंधुजा 1। सो दिस इज एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप बाय आईआईटी मद्रास, जिसमें एक फ्लोटिंग बॉय होता है, एक स्पार होता है और एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल होता है। सो बेसिकली टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो ओशन की वेव्स होती हैं उसमें जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, जो एक साइन वेव की तरह ओशन वेव्स मूव करती हैं, तो उसके मूवमेंट से हम लोग हार्नेस, उस मूवमेंट को अगर हम लोग हार्नेस कर लें तो वी कैन प्रिपेयर सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मॉड्यूल। सो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट से हम एक जनरेटर जैसा बना सकते हैं, जो मूव होगा तो उससे एक रोटर मूव होने से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लोटिंग वेव एंड अ फिक्स पार। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा समझो कि हम जो वेव है उसको हार्नेस कर रहे हैं और उससे मूवमेंट करा रहे हैं और उस मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो इसका एडवांटेज क्या है? दिस विल हेल्प इंडिया टू मीट एनर्जी नीड्स ऑफ इट्स आइलैंड्स, स्पेसिफिकली आइलैंड्स लाइक लक्षद्वीप और अंडमान, जहां पे हम लोग लार्ज स्केल में और कोई प्रोजेक्ट जैसे थर्मल पावर नहीं लगा सकते या फिर सोलर पावर नहीं लगा सकते, बिकॉज इनको जगह ज़्यादा चाहिए और उसमें जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। So this will help India also achieve the climate change related goals of generating 500 gigawatt of renewable energy। तो ये हमारा पंचामृत में टारगेट है कि 500 गीगावाट जो हम रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे बाय 2030। अब सी वाटर में बहुत तरीके से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, वेव हो गई और ओशन थर्मल हो गई। सो इससे हम काफी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि टाइडल वेव और ओशन थर्मल में हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, अभी के लिए हम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस पे आते हैं। सो पहला एडवांटेज है कोई पॉल्यूशन नहीं है, रिन्यूएबल है यानी कभी खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल है, हायर अवेलेबल एनर्जी डेंसिटी है, प्रेडिक्टेबल है, लेस वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू अदर रिन्यूएबल सोर्सेज। सो ये कॉन्टिन्यूसली इसके थ्रू हम एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अनलाइक अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, जहाँ पे सिर्फ दिन में एक ही टाइम यानी दिन में सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, रात में नहीं। सो इस टाइप से ये काफी वर्सेटाइल है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस में हाई इनिशियल कॉस्ट है, थ्रेट टू मरीन लाइफ है, नेविगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज शिप्स वगैरह जब मूव कर रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई इस टाइप से प्रोजेक्ट डेवलप हो रखा है। नेक्स्ट रिस्क है डैमेज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो कोई थंडरस्टॉर्म आ गया, साइक्लोन वगैरह आ गया या फिर सुनामी, अर्थक्वेक, इस टाइप का कोई इवेंट आता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेटअप जो हमने बनाया वो थ्रेट के अंदर आ सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस सिंधुजा 1, काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से और एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो इसको थोड़ा याद रखना। आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज स्पॉन्ज ब्लीचिंग। तो अभी न्यूजीलैंड के अंदर लार्जेस्ट एवर स्पॉन्ज ब्लीचिंग इवेंट हुआ था। तो आपने कोरल रीफ्स के बारे में तो कई बार सुना होगा। स्पॉन्ज जो है कोरल रीफ जैसे ही सिमिलर होता है, एक एक्वेटिक, हम कह सकते हैं कि एक एक्वेटिक एनिमल होता है जिसके डेंस पोरस स्केलेटन्स होते हैं। अगर मैं इमेज दिखाऊं तो ये आप इमेज देख सकते हो इसकी, ठीक है, ऐसा लगता है ये स्पॉन्ज जो है, और ये जो कलर है ये कहीं ना कहीं किसी एल्गी की वजह से। तो जब ब्लीचिंग होती है यानी जब ये स्ट्रेस में आते हैं तो वो एल्गी जो है इनको छोड़कर चली जाती है एंड यहाँ पे इनका कलर जो है वाइट हो जाता है।
सो ये थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए था। अब ये स्पॉन्ज जैसा हमने बात किया, सिंपल एक्वेटिक एनिमल है विद डेंस येट पोरस स्केलेटन्स, और हैबिटेट जो है जितने भी कोरल रीफ्स होते हैं उसी के आसपास देखने को मिलता है। अब इसके फीचर क्या होते हैं? ये फिल्टर करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, कैप्चर करता है स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड मूव कार्बन फ्रॉम वाटर कॉलम टू सी फ्लोर वेयर इट कैन बी ईटन बाय बॉटम ड्वेलिंग इनवर्टिब्रेट्स। तो जो नीचे हम बोलते हैं बेंथिक रीजन, जहाँ पे सनलाइट शायद उतना प्रॉपरली नहीं आता, या जो सी फ्लोर है वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको पहुंचाने में हेल्प करता है, ताकि जो नीचे जो ऑर्गेनिज्म सी फ्लोर पर रह रहे हैं वो भी कंज्यूम कर सके फूड को। नेक्स्ट, प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर स्पीशीज सच एज क्रैब्स, श्रिम्प्स एंड स्टारफिश। तो उनके हैबिटेट की तरह काम करता है। सो थ्रेट उसका यही है कि कोरल जैसे ब्लीचिंग होती है उसी से सिमिलर हीट स्ट्रेस या और किसी क्लाइमेट स्ट्रेस के अंदर, या एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस जैसे कि कोई केमिकल रिलीज हो गया तो उसकी वजह से इनमें भी ब्लीचिंग देखने को मिलती है। सो याद रखना स्पॉन्ज क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, रैन बैबलर। तो ये एक स्पीशीज है, स्पीशीज इन न्यूज। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर बर्ड वॉचर्स ने ये एक नई सॉन्ग बर्ड देखी है विच दे हैव नेम्ड लीजू रेन बैबलर आफ्टर द लीजू कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। अरुणाचल प्रदेश में ये लीजू कम्युनिटी है, उसका भी नाम इसमें ऐड कर दिया गया है। सो इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीशीज के बारे में, बस ये याद रख लेना पहली बार देखा गया। ओरिजिनली जो है ये साउथ एशिया में रहता है बर्ड जो है, अभी पहली बार देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे ज्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट नोन डीएनए, अगेन कोई काम का नहीं है हमारे लिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव ऑन करते हैं, बॉम्ब साइक्लोन। सो बॉम्ब साइक्लोन एक मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है, ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, व्हेन अ लो प्रेशर सिस्टम एक्सपीरियंस अ रैपिड एंड ड्रास्टिक ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो साइक्लोन है उसके अराउंड जब इस टाइप का सिस्टम डेवलप हो जाता है कि बहुत तेजी से लो प्रेशर सिस्टम जो है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। So this results in strong winds and severe weather events like heavy snowfall, strong winds, thunderstorm, etc. So generally winter के months में देखा जाता है and mid latitudes में around eastern United States, Europe and Asia. So ये बॉम्ब साइक्लोन एक फिनोमेना होता है और ये याद रखना मिड लैटिट्यूड्स के अंदर है, ठीक है, टेम्परेट रीजन के आसपास। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, साइक्लोन मंडूस। सो पता नहीं मैंडूस है या मैंड्यूस है, जो भी है नाम देख लेना। तो तमिलनाडु और जो नेबरिंग रीजन है इसमें हैवी रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, एंड दिस साइक्लोन हैज बीन नेम्ड बाय यूएई। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होता है। तो इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है। पहला, टेम्परेचर, लार्ज ही सब टेम्परेचर जो है सी टेम्परेचर दैट शुड बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और अ लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिर अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल। तो अगर ये क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन फॉर्मेशन के चांसेस हो जाते हैं अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट। तो सेंटर ने अभी अप्रूवल दिया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलसा बंदूरी कैनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सो दिस प्रपोजेस टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर या मांडोवी रिवर जो हम जानते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज दो हैं, कलसा एंड बंडूरी टू द मालप्रभा रिवर। तो यहाँ से ये पानी जो है लिया जाएगा, एंड द एंटायर प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट सेवरल डैम्स ऑन रिवर मांडोवी। इससे जो नॉर्दर्न कर्नाटका का जो रीजन है विच इज ड्रॉट हिट, उसको पानी मिलने में हेल्प होगी। सो विद दैट वी आर डन विद द एनवायरमेंट पार्ट। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछ सकता है।